नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। प्री बीएड प्री डीएलएड परीक्षा की तैयारी आप सभी को करवा रहे हैं साथियों। शिक्षण अभिरुचि की हमारी क्लास जो है कंटिन्यू चल रही है। अभी तक हमने 13 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज का हमारा ये जो वीडियो है क्लास 14 है, क्लास 14 है, जिस पर आज हम बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा पर बात करेंगे। साथ ही साथ समाजीकरण और संज्ञान संवेग माइंड मैपिंग जैसे टॉपिक पर आज इस वीडियो में चर्चा होगी। तो साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा से। तो सबसे पहले बात करूँ बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है। बाल केंद्रित नाम से स्पष्ट है, मतलब बालक को केंद्र बिंदु में रखकर जब शिक्षा दी जाती है वो बाल केंद्रित कहलाता है। अर्थात इसमें देखो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होगा, बच्चे की रुचि को ध्यान में रखा जाता है। और शिक्षक केंद्रित में शिक्षक देखो कक्षा में कोई शिक्षक आया, बच्चे से कभी नहीं पूछा उनकी रुचि क्या है, आया अपने मन से जिस भी पाठ को पढ़ाना है वो पढ़ाया और चला गया, ये बाल केंद्रित नहीं हुआ। शिक्षक ही अपने मन का कर रहा है। लेकिन बाल केंद्रित में क्या होता है, शिक्षक अपने मन से नहीं करता बल्कि वहाँ पर बच्चों की रुचि जाना जाता है कि बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, है ना, उनकी क्या इंटरेस्ट है आज। तो जब बाल केंद्रित की बात आती है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन डीवी करते थे। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा देते हैं। इसमें बालक की रुचि देखो, बालक की क्या रुचि है, उनकी प्रवृत्ति, उनकी क्षमताओं का इसमें महत्व होता है। अर्थात बच्चों को ध्यान में रख कर के शिक्षा जब दी जाती है तो वही क्या कहलाता है, हमारा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। ठीक है। और हमेशा जो कोई भी कक्ष है वो बाल केंद्रित ही होना चाहिए। इसलिए शिक्षण अभिरुचि में जो भी प्रश्न आता है जहाँ पर आपको बाल केंद्रित दिखेगा आप टिक मार के आ जाओ, वही उसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए अगला बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा। अब प्रगतिशील शिक्षा क्या है, जब बच्चों को हम उसके अभिवृत्तियों इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं। अर्थात जब बच्चों की इच्छा अनुसार हम उसको पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षा स्तर बढ़ जाता है। मतलब मैंने अभी क्या कहा, बाल केंद्रित में बच्चों की रुचि, उनकी अभिरुचि, उनकी क्षमता के आधार पर उनको पढ़ाना ही बाल केंद्रित है ना। अब उनकी रुचि के आधार पर आप उनको क्या कर रहे हो भाई, पढ़ा रहे हो। अब रुचि के क्षमता के आधार पर पढ़ाने से बच्चों में जो प्रोग्रेस होती है, जो प्रगतिशील होता है या जो प्रगति होता है, जो उनमें विकास होता है, वही क्या कहलाता है भाई, प्रगतिशील शिक्षा कहलाता है। क्लियर है। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार बच्चे के लिए बनी है, देखो प्रगतिशील शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए। ये प्रगतिशील शिक्षा स्वयं बच्चे के लिए बनी है। प्रगतिशील शिक्षा से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। देखो जब बच्चों को प्रगतिशील शिक्षा दिया जाता है तो बच्चों में सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास में सामाजिक विकास आ जाता है, सांस्कृतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास। जब सभी विकास बच्चों में दिखने लगे तो उसी को सर्वांगीण विकास कहा जाता है। यह करके सीखने पर बल देता है। देखो करके सीखना से तात्पर्य यहाँ पर है स्थायी ज्ञान। जैसे कोई भी चीज़ को आप सुन के सीख रहे हो और उसी चीज़ को जब आप अपने हाथ से स्वयं करोगे तो उसका ज्ञान अलग होता है और वो स्थायी रूप से। अगर आपको देखिए यहीं पे अगर मैं कह दूँ कि आप मान ला साइकिल चलाना सीखना है, छोटे से बच्चा है मान ले, है ना भाई, जहाँ पहले दूसरी पढ़ा तो ही, अब वो लड़का ला साइकिल चलाना सीखना है। मैं हौला कि तय हौला बतात हस कि बेटा साइकिल में अपन गोड़ई ला बोध देबे, दोनों तेकर ले आटे के कोशिश करबे, ढुलोबे चलाबे तो सीख जाबे, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन
क्या आपके सिर्फ कह देने से वो बच्चा सीख सकता है क्या? नहीं। लेकिन अगर वही साइकिल को वो खुद करके देखे, खुद चला के देखे, है ना, स्वयं करे, तो जल्दी सीखेगा और स्थायी हमेशा के लिए सीखेगा। आप तो थ्योरी के रूप में आपको 20 लाइन उसको बता दिए तो वो रटा रहेगा, तो वो सीखा थोड़ी है भाई, उसको तो रटा है थ्योरी के रूप में। तो इसी को बोलते हैं करके सीखना। जब आप किसी चीज़ को करके सीखते हो तो वो जल्दी याद होता है या जल्दी सीखते हो और हमेशा के लिए सीखते हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का योगदान है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, प्रगतिशील शिक्षा में किसका योगदान है? जॉन डेवी का। ऐसे प्रश्न ऑप्शन के रूप में भी आते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा में किसका योगदान है? प्लेटो, सुकरात, जॉन डेवी या इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है जॉन डेवी, अगर इस तरह के प्रश्न आपके सामने आते हैं तब। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रणाली बताया है। अब त्रिध्रुवी प्रणाली कैसे बताया है भाई? जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें 3 होते हैं, 3 ध्रुव होते हैं। एक तो होता है शिक्षक, एक होता है छात्र जिसको बालक कहा जाता है, और एक होता है पाठ्य पुस्तक। ठीक है, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से शिक्षा देता है बच्चों को, जबकि बालक एक आश्रित चर है। आश्रित मतलब ये शिक्षक पर आश्रित रहते हैं, है ना, पूर्णतः ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षक पर आश्रित रहते हैं। जबकि पाठ्य पुस्तक एक मध्यस्थ चर है, अर्थात इसी शिक्षक और बालक के बीच पठन पाठन के एक मध्यस्थता प्रदान करने का काम करता है आपका पाठ्य पुस्तक। ठीक है भाई, क्लियर है त्रिध्रुवी प्रणाली जो है। आगे बात करते हैं भारत में छोटी सी चीज है, बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गीजू भाई को दिया गया है। देखो भाई, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गीजू भाई को दिया जाता है, और गीजू भाई के बारे में आप जब डीएड और बीएड करेंगे ना तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे, गीजू भाई। क्लियर है भाई? तो यहां से 2 प्रश्न निकला इस टॉपिक से जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है, अभी पहले हमने प्रगतिशील शिक्षा की बात किसने कही? जॉन डेवी ने। और दूसरा है भाई बाल केंद्रित शिक्षा की बात गीजू भाई ने इनको दिया है। क्लियर है? तो ये रहा प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित। आगे बात करते हैं समाजीकरण। सबसे पहले अपनी भाषा में समझते हैं समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण मतलब जब भी कोई बच्चा समाज में 4 लोगों के बीच जब वो खेलता है, कूदता है, उठता है, बैठता है, वहाँ सीखता है, तो वही क्या कहलाता है? समाजीकरण। सामाजिक होना मतलब 4 लोगों के बीच वो सीखना समाजीकरण है। क्लियर है भाई? तो देखो, समाजीकरण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है मानव या कोई भी व्यक्ति समाज द्वारा सीखता है, और यह सीखना पूरे जीवन तक निरंतर चलते रहता है। क्यों भाई? क्योंकि हम तो समाज के हिस्सा है ना, हम एक व्यक्ति हैं, एक मानव हैं, और व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता, वो समाज में समाज के लोगों के साथ ही रह सकता है। इसलिए अक्सर आपने देखा है व्यक्ति कभी भी दूर जंगल में नहीं रहता अकेले, वो तो 4 लोगों के बीच में रहता है। केवल यहाँ पर आदि मानव जो रहते हैं ना, जंगल में रहने वाले मनुष्य, वो उनका भी झुंड होता है, वो भी अकेले नहीं रहते, और झुंड जहाँ आई वहाँ लोगों का झुंड होता है, और वहाँ से फिर समाजीकरण शुरू हो जाता है। ठीक है भाई? समाजीकरण की कुछ एजेंसियां हैं, और समाजीकरण की 2 तरह की एजेंसियां होती हैं। एक तो होती है साथियों पॉजिटिव या फिर सक्रिय एजेंसी, और एक होता है निष्क्रिय एजेंसी। सक्रिय एजेंसी क्या होता है? इसमें बच्चे सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। देखो, सक्रिय एजेंसी में इसका क्या है? बच्चों पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है।
जैसे परिवार, भाई समाज ये भी हिस्सा है समाजीकरण का। प्रथम समाजीकरण की पहली पाठशाला परिवार ही है, सबसे पहला है जहाँ से बच्चा सीखता है परिवार। उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, दोस्तों के साथ खेलता है, फिर बड़ा होता है पड़ोसी, रिश्तेदार, क्लब, स्कूल इत्यादि। यहाँ से डायरेक्ट बच्चा क्या कर रहा होता है, सीख रहा होता है। तो ये इसीलिए सक्रिय एजेंसी के नाम से इसको हम जानते हैं। दूसरा आता है इसमें निष्क्रिय एजेंसी। अब निष्क्रिय एजेंसी, इसमें बच्चा डायरेक्ट नहीं सीखता या उस पर डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता, किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। जैसे पुलिस स्टेशन, क्या पुलिस स्टेशन में वो डायरेक्ट सीखा? नहीं, वो गलती करके गया, वहां मारपीट हुई उसके साथ, तब कहीं जाके वो सीखा है ना। जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय, वो डायरेक्ट नहीं सीखा, वहां गया, पुस्तक पढ़ा, तब सीखा। जैसे रेलवे स्टेशन में डायरेक्ट नहीं सीखते। एयरपोर्ट में भी जो जितने भी पब्लिक प्लेस की बात हो रही है ना यहाँ पर, वहाँ डायरेक्ट नहीं सीखते। तो ये निष्क्रिय एजेंसी कहलाती है। तो समाजीकरण की दो एजेंसी, सक्रिय एजेंसी और निष्क्रिय एजेंसी। सक्रिय एजेंसी जिसमें हम सीधा सीधा सीखते हैं, निष्क्रिय एजेंसी जिसमें हम सीधा सीधा नहीं सीखते या सीधा प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए समाजीकरण की इकाइयों की बात कर रहे हैं। समाजीकरण की इकाई, तो समाजीकरण की कई सारे इकाई है और समाजीकरण की पहला इकाई परिवार है। क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, जिस परिवार में जन्म लेता है वहीं वो सीखता है। बात करना वहीं से सीखेगा, कैसे कौन बात कर रहा है, बात करने की तरीके, बात करने के टोन, तमाम चीजें वो परिवार से ही वो बच्चा सीखता है। तो समाजीकरण की पहली इकाई परिवार है और इसी परिवार को समाजीकरण की प्रथम पाठशाला का नाम भी दिया गया है। याद रखना, एक बच्चे के लिए उसका प्रथम पाठशाला क्या होता है बोले तो क्या बोलेंगे, परिवार होता है। समाजीकरण की प्रथम इकाई बोले तो परिवार होता है, समाजीकरण की प्रथम पाठशाला बोले तो परिवार होता है। ठीक है, उसके बाद आता है विद्यालय, जिसे हम दूसरा पाठशाला के नाम से जानते हैं। और प्रथम गुरु माता पिता, फिर दूसरे गुरु जो होते हैं विद्यालय के गुरु। ठीक है, तो प्रथम इकाई परिवार, प्रथम पाठशाला परिवार, द्वितीय में आता है आपके विद्यालय। ठीक है, उसके बाद अध्यापक, खेल का मैदान, ये तमाम चीजें आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ से भी तो बच्चा सीखती है ना भाई, जहाँ पर 4 लोग हैं वो समाजीकरण है। ठीक है, तो इन लोगों से हम सीखते हैं। और समाजीकरण जो है, बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। शैशव मतलब 1-2 वर्ष के बच्चा में भी ये जो है स्टार्ट हो जाए रहता है समाजीकरण की प्रक्रिया। ठीक है मेरे दोस्तों, और ये समाजीकरण जीवन भर चलता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है समाजीकरण की प्रक्रिया। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसकी है वो है संज्ञान, संवेग और माइंड मैपिंग। क्या है भाई, संज्ञान, संवेग और माइंड मैपिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम बात करेंगे। देखो संज्ञान, नाम से स्पष्ट लग रहा है, संज्ञान ज्ञान के साथ या ज्ञान बुद्धि की बात हो रही, दिमाग का जहाँ उपयोग हो रहा है ना, मानसिक जहाँ पर उपयोग हो रहा है उसको बोला जाता है संज्ञान। इसका अर्थ है सूचनाओं को ग्रहण करना। मतलब अब सूचनाओं को जब अपने बुद्धि के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने मानसिक योग्यता के माध्यम से जब आप ग्रहण कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, संज्ञान बोलेंगे। अर्थात किसी भी जानकारी को, सूचना को, ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान है। अर्थात मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है, जिस परिवेश में मनुष्य रहता है, जिस पर्यावरण में मनुष्य रहता है, उसमें बहुत सारी घटनाएं घटित होती है। बहुत सारे व्यक्ति उन घटनाओं आदि के प्रति एक अवधारणा बना लेता है। भाई हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस समाज में, जिस पर्यावरण में रहते हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हम ग्रहण करते हैं, बहुत सारी सूचना हम ग्रहण करते हैं। वही क्या कहलाता है, संज्ञान कहलाता है। जैसे कल्पना करना, चिंतन करना, ये सभी संज्ञान का हिस्सा है।
बुद्धि का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि की बात आती है। ठीक है मेरे दोस्तों। अब ये संज्ञानात्मक विकास के चरण, संज्ञान के बाद संज्ञानात्मक विकास के चरण की जब बात आती है तो 3 चरण हम इसमें देख रहे हैं। संज्ञानात्मक विकास के 3 चरण, एक होता है अवधान, स्मृति और मेटाकॉग्निशन। संज्ञान जिसमें इसमें अवधान आता है, स्मृति और मेटाकॉग्निशन। अवधान, संज्ञान का प्रयोग करते समय बच्चा पहले जो अवधान करता है, मतलब उसके बारे में सोचता है, चिंतन करता है, वो अवधान है। उसके बाद वातावरण के सभी चीज़ों को, सूचनाओं को अपने दिमाग में लाता है, स्मृति में, अपने माइंड में स्टोर करता है। मेमोरी को स्मृति बोलते हैं। अपने मेमोरी में क्या करता है, वो स्टोर करता है, उसको बोला जाता है स्मृति। उसके बाद में अगला आता है मेटाकॉग्निशन। ठीक है, फिर संज्ञान का उपयोग करना। क्लियर है भाई? जो जानकारी, जो ज्ञान हमको मिला है, जो सूचना हमको मिला है, उसको उपयोग करना। उसके बाद में आता है मानचित्रण। मानचित्रण क्या है भाई? जिसको माइंड मैपिंग कहा जाता है। ये पूरा दिमाग का हिस्सा है ना, सूचना। अब सूचनाओं का अपने संज्ञान में एक चित्र बनाना, उसको बोला जाता है माइंड मैपिंग। इसे मन की क्रियाशीलता भी कहते हैं। माइंड मैपिंग मतलब जैसे कोई भी सूचना हमें मिली है, जैसे कोई भी व्यक्ति ला, जैसे हम ही मन ला या तुझ मन ला, जेमन आप मन पढ़ा तो यह कोई भी जैसे हमन कथे ना कि फलाना जगह गाड़ी में एक्सीडेंट हो गए, हमरा सूचना मिल गई। अब हमन वो चीज ला दिमाग में एक चित्र बनाथन, कैसे एक्सीडेंट हुई सही, गाड़ी है ओकर जात से ढाई ले बोचा गए, पथरा में हो गए कि 2 ठन गाड़ी है टकरा गए। देखो माइंड में हमन बनाथन ना भाई वो छवि ला, कई ठन तरीका से वो छवि बना थे हमारे दिमाग में, और वही क्या कहलाता है हमारा जो मन चित्रण होता है, मानचित्रण या माइंड मैपिंग, उसी को कहते हैं। ठीक है, एक चित्र बनाना संज्ञान में, उसी सूचना को लेकर जब हमने अपने माइंड में एक चित्र बनाया, वही कहलाया माइंड मैपिंग। समझ गए? चलिए ओके, आगे बात करते हैं। अगला हमारा है संवेग। आज की टॉपिक में ये संवेग तक देखेंगे। तो देखिए संवेग, अब ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित हो जाना माने मतलब शरीर में जो सामान्य अवस्था है उसमें बदलाव हो जाता है। जैसे खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होते हो ना आप, हंसने लगते हो, तो ये खुशी एक संवेग है जो हमारे शरीर में बदलाव ले आता है। क्रोध, गुस्सा जिसको बोलते हैं, ये भी एक संवेग है। अर्थात मन की उत्तेजित अवस्था, मन की उत्तेजित दशा, उसी को बोला जाता है संवेग। और जब इंसानों में संवेग उत्पन्न होता है तो उनके अलग अलग शारीरिक परिवर्तनों द्वारा हम पहचान सकते हैं। जैसे बहुत हंस रहा है वो, उसमें खुशी वाला संवेग आया है। बहुत रो रहा है तो उसको रो रहा है मतलब वो गम है उसके अंदर, है ना। इस तरह से ये संवेग उत्पन्न होता है। संवेग की प्रकार की बात करूं तो मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। कितने प्रकार के संवेग बताए हैं भाई? मैकडूगल ने 14 प्रकार के, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14 प्रकार के संवेग मैकडूगल ने बताया है और एक एक करके इन संवेग को बात करेंगे। और ये जो संवेग है 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियां, संवेग और मूल प्रवृत्तियां दोनों आपस में जुड़ी रहती है। ठीक है, जैसे खुशी आई, कब आई, गुस्सा आया, क्यों आया, वो एक दूसरे से आपस में जुड़ा रहता है। देखिए, एक तरफ मैंने मूल प्रवृत्ति लिखा है, एक तरफ हमने संवेग लिखा है। सबसे पहले मूल प्रवृत्ति पलायन, तब उत्पन्न होता है भय। अर्थात अपने गांव को, अपने घर को छोड़कर जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो एक डर रहता है मन में, डर का संवेग, भय का संवेग, है ना। युयुत्सा में क्रोध, जब हमें कोई उत्तेजित कर देता है, युयुत्सा उत्पन्न होता है तो वहां पर क्रोध होता है। निवृत्ति से घृणा, जिज्ञासा होती है किसी भी चीज को लेकर, जैसे जिज्ञासा हुई
तो हमको आश्चर्य उत्पन्न होता है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जिज्ञासा आ जाती है, आश्चर्य होते हैं, तो है ना। जैसे शिशु रक्षा, तो इसमें वात्सल्य का भाव आ जाता है। शरणागति गति में विषाद, रचनात्मकता में संरचनात्मक भावना, संचय प्रवृत्ति में स्वामित्व की भावना, सामूहिकता में एकाकीपन और काम में कामुकता, आत्मगौरव में श्रेष्ठता की भावना और भोजन अन्वय में भूख और हास में अमोद। तो आपने देखा ये सभी, जिसमें भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, वात्सल्य, विषाद, संरचनात्मक भावना, स्वामित्व की भावना, एकाकीपन, कामुकता इत्यादि, ये सभी संवेग है। और अभी तक जो पूछा गया है आपका जिज्ञासा, और जिज्ञासा का होता है आश्चर्य, ये कई बार पूछे गए हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, 14 प्रकार के संवेग, और किसने कहा था ये 14 प्रकार के संवेग की बात? तो मैकडूगल ने कही थी। ठीक है, तो देखिए ये बाल विकास का हिस्सा है ना, पिछले 1-2 दिन से जो क्लास चल रही है आपकी बाल विकास का हिस्सा है, लेकिन आपके बाल विकास तो आपके प्री बीएड डीएलएड में आ रहा है मेरे दोस्तों, इसलिए वो तमाम टॉपिक्स, वो तमाम पार्ट, चैप्टर आपको मैं बता रहा हूँ जो कि आपके प्री बीएड या प्री डीएलएड में आ चुके हैं। मैंने उन्हीं टॉपिक्स को लिया हुआ है, और ये भी एक उन्हीं टॉपिक्स में से एक है। जब आप प्री बीएड डीएड के बाद सीजी टेट की तैयारी करोगे तब इन टॉपिक को आप पढ़ोगे, और अभी मैं इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये कई बार इसमें से प्रश्न आया हुआ है। आपका जीन पियाजे से लगातार प्रश्न है, संवेग से भी है, बाल केंद्रित शिक्षा से भी है, इसलिए इन तमाम पॉइंट्स को आपको जानना भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट सेशन में कुछ अधिनियम पर बात होगी, जिसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनसीएफ 2005, इन 3-4 महत्वपूर्ण जो है अधिनियम है, ठीक है, आयोग है, शिक्षा नीति है, उस पर हम बात करेंगे। आज की सेशन में इतना ही। जुड़े रहेंगे हमारे साथ। प्री बीएड प्री डीएलएड की संपूर्ण तैयारी विमल सर के साथ आप करेंगे और कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।